मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, हम लोग जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व पेपर ही है। हमने प्रीवियस ईयर पेपर तो अपलोड देखे हैं, बट सॉल्व पेपर बहुत कम लोग देते हैं। ठीक है, आज हम लोग सॉल्व करेंगे जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का सॉल्व पेपर है 2022 का। ठीक है, अगर आपको सिर्फ पेपर देखना है तो पेपर की वीडियोस भी मैंने अपलोड करी है, इसी प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगी। ओके, हम लोग इसमें बहुत सारा या पूरे पेपर को नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको इसका कंसेप्ट बता दूंगी। और अगर आपको सिर्फ सुनना है तो आप वीडियो को चालू करके सुन लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, मतलब ऐसा है कि आपकी आंखें भी नहीं, आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुनने से भी काफ़ी कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया है तो ही। और दूसरी चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ ध्यान से सुनने का, क्योंकि जब आप इसको मेरी वेबसाइट पे अपलोडेड है, पढ़ने में थोड़ा दिमाग ख़राब होता है, तो अगर आप इसको एक बार सुन लेंगी, दोनों काम आप कर सकते हो। या तो आप पहले देख लो और बाद में सुन लो, या पहले सुन लो और बाद में देख लो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा हमारा रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था भैया हमारा कि लिंग भेद से क्या आशय है, उदाहरण सहित समझाओ। अब मुझे बताओ, लिंग भेद क्या होता है। लिंग भेद मतलब उसको भेद करना, मतलब हम नहीं बोलते डिफरेंस करना कि दो बच्चों में तुम भेद कर रहे हो, है ना, समझ में आ रहा है, तो वो होता है भेद। तो लिंग भेद से आशय किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर उससे भिन्न या अवांछनीय व्यवहार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, यह विभिन्न क्षेत्रों में देखा जाता है। अब विभिन्न क्षेत्रों में जैसे अगर आप इतना याद कर लोगे, जैसे कौन कौन से, शिक्षा, कार्यस्थल, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक संरचनाएं। ठीक है, अगर शिक्षा की मैं बात करूं, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे इसमें आपको समझाऊंगी मैं। शिक्षा की केवल हम बात करें तो क्या होता है, अधिकतर लड़कों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि लड़कियों को कि हाँ ठीक है, तो 12th तक पढ़ ली, चल ठीक है, कॉलेज हो गया, BA कर लिया, ख़त्म करो। ठीक है, कार्यस्थल पे देखा जाए तो महिलाओं को सेम काम के लिए कम वेतन दिया जाता था। वैसे तो अब नियम है, पर काफ़ी जगहों पर उनको कम वेतन दिया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर लीजिए। ठीक है, जैसे जो महिलाएं होती वे ही जननी होती है, ठीक है, वे ही प्रेग्नेंट मतलब बेबी को बर्थ देती है, तो क्या होता है, उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं उनके क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होती है, तो जिसका हानिकारक प्रभाव उनके स्वास्थ्य पे पड़ता है महिलाओं के। ठीक है, और सामाजिक संरचना की बात करो तो समाज की तो पूछो ही मत, समाज ने तो क्या हालत बना के रखी है। ठीक है, सामाजिक संरचना में क्या है, मतलब कोई भी अनुमतियाँ रहती है वो क्या देती है, पुरुष वर्ग को दी जाती है। ठीक है, जिस सामाजिक संरचना में देखिए महिलाओं को कम अधिकार है, पितृसत्तात्मक है, अपने घर में देख लीजिए आप। ठीक है, कोई ऐसी बड़ी मतलब बहुत वैसी बात नहीं है, सामान्य बात है, मतलब ऐसा नहीं कि भारत में सिर्फ डोमिनेंट पुरुष है, पूरे पूरे विश्व में ये हालत है। ठीक है, हालांकि वहाँ पे ऐसा है कि स्थिति थोड़ी स्वायत्तता से रहती है, विश्व मतलब जिसे अपन देखते हैं ना दूसरे देशों में स्वायत्तता से रहती है, लेकिन डोमिनेंट देखा जाए तो वो पुरुष ही है। ठीक है, वहाँ पर भी इतनी दयनीय स्थिति नहीं है हालांकि। ठीक है, तो महिलाओं को कम अधिकार और स्वतंत्रता मिलती है, जैसे परिवार में बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजने की अनुमति नहीं होती, लेकिन बेटों को भेजा जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अपना आता है, लैंगिक समानता को बढ़ाने में शिक्षकों की क्या भूमिका हो सकती है। अब बताओ, मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है ना, उसको इमेजिन करो कि भाई अब लैंगिक समानता करनी है, मतलब दोनों को एक जैसा दिखाना है, तो उसमें एक टीचर क्या कर सकता है, अपने दिमाग से सोचो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमको क्या होता है क्या मिल सकते हैं, मतलब आप वीडियो देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा अपनी सृजनात्मकता दिखाने का। ठीक है, तो लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए शिक्षकों की क्या भूमिका रहेगी, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे कक्षा में समान अवसर प्रदान करके सभी छात्रों को प्रोत्साहित करके इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षकों को चाहिए कि वे लड़कों और लड़कियों के साथ समान व्यवहार करें और किसी भी प्रकार का लिंग आधारित भेदभाव न करें। दैट मैट इज क्लियर टू ऑल। जैसे पहली चीज़ मैं बात करूँ, समावेशी पाठ्यक्रम लाओ। ठीक है, समावेशी पाठ्यक्रम में क्या होता है, समावेशी मतलब सभी प्रकार के। ठीक है, अब सभी प्रकार में मैं आपको बताती हूँ, कोई किसी प्रकार का विभेद नहीं होता है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या लैंगिक विभेद हो। तो समावेशी पाठ्यक्रम में सभी प्रकार के जो विभेद होते हैं, सभी प्रकार की जो असमानताएं होती हैं, उन सभी को एक साथ करके ही पढ़ाया जाता है, किसी में किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता। ठीक है,
तो शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री में लैंगिक रूढ़ियों को न बढ़ाया जाए। जैसे अब कहानियों व पाठों में महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाना चाहिए। जैसे आजकल आप बुक्स में ध्यान दीजिए, मतलब बुक्स में भी आप लोग एनसीईआरटी की बुक उठा लीजिए, अगर वहाँ पे खेत बना हुआ है, ठीक है, खेत बना हुआ है तो वहाँ पर सिर्फ पुरुष नहीं खेत से हल चलाएगा, वहाँ पे स्त्री भी मिलेगी आपको बैठी हुई फसल काटती हुई। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये इसके बाद आई है कि आपको पुस्तकों में भी अपने हिसाब से ही मतलब पाठ्यक्रम में बच्चों को दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे क्या होता है, एक वो बूझो और पहेली करके नहीं आजकल आया है, बूझो, एक बूझो रहता है और एक पहेली रहती है, दोनों ही क्वेश्चन पूछा करते हैं। तो इसमें भी जो है लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, समावेशी पाठ्यक्रम हो गया। हाँ, अब है भाई सेकंड, रोल मॉडल। शिक्षक को खुद भी लैंगिक समानता का रोल मॉडल बन सकता है। जैसे एक महिला शिक्षक है तो विज्ञान गणित जैसे विषयों को पढ़ाकर लड़कियों को प्रेरणा दे सकती है, ठीक है। जागरूक कार्यक्रम आप चला सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हो, लड़कियों को खेलकूद, विज्ञान, गणित, तकनीकी विषयों में प्रोत्साहन दे सकते हो, ठीक है। लड़कों को बोल सकते हो कि आप भी कला कर सकते हो, आप भी साहित्य कर सकते हो, वो कोई लड़कियों के विषय नहीं है, ठीक है। नॉर्मली ऐसा नहीं बोलते हैं कि ये नाचना गाना लड़कियों का काम है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप लड़कों को देखिए, और क्या लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको किसी एक खेल या फिर किसी एक विषय को, कोई लिंग आधारित विषय होता ही नहीं है, ठीक है। पहली बात तो यह है, क्लियर है। तो आप ऐसे प्रोत्साहन दे सकते हो, लिंग आधारित विषय नहीं होना चाहिए, मतलब ये एक आ गया अपना पॉइंट, ठीक है। पितृसत्तात्मक से आपका क्या आशय है। पितृसत्तात्मक मतलब क्या होता है, पितृ मतलब पिता, सत्तात्मक मतलब सत्ता। तो पितृसत्तात्मक समझ में आ गया, मतलब जहाँ पे क्या है, वो परिवार जहाँ पे प्रभुत्व किसका रहेगा, पिताजी का रहेगा, और बाकी सब क्या करेंगे, पिताजी के आदेश मानेंगे, उनके ही निर्णय सर्वोपरि रहेंगे, और उनके ही इर्द गिर्द पूरे सब परिवार की प्रक्रियाएं चलेगी। आया समझ में, तो वो होता है पितृसत्तात्मक। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं ये। पितृसत्तात्मक से आशय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था, क्या लिखोगे, एक सामाजिक व्यवस्था है, भगवान ने बना के दिया है क्या, नहीं, सामाजिक व्यवस्था है, पुरुषों का वर्चस्व होता है। इस व्यवस्था में परिवार, समाज और संस्थाओं में निर्णय लेने की शक्ति और अधिकार मुख्य रूप से पुरुषों के पास होता है, और महिलाओं को उनके अधीनस्थ और द्वितीयक में रखा जाता है। दैट मच इज क्लियर टू ऑल। अब विशेषताएं देखिए, पितृसत्तात्मक परिवार की विशेषताएं क्या होंगी, ठीक है। तो पहली विशेषता क्या आ जाएगी कि परिवार का प्रमुख कौन होंगे, पुरुष होंगे। संपत्ति संसाधनों का नियंत्रण किस पे होगा, पुरुष पे होगा, ठीक है। वंश परंपरा को कौन बढ़ाएगा, पुरुष बढ़ाएगा। सामाजिक भूमिका के अंदर देखिए तो पुरुष की जिम्मेदारियां बड़ी होती है, ऐसा माना जाता है कि महिलाओं की भूमिका तो घर के अंदर तक सीमित होती है, घरेलू काम, बच्चों की देखभाल करना, यही महिला का काम है। एक दिन पुरुष संभाल के देख ले, है ना। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं महिला हूँ तो मैं महिलाओं का ही वो कर रही हूँ, मतलब चीज़ें बाहर जाके आप काम करो वो बुराई नहीं है, पर एक बार आप घर का करके देखिए, ठीक है। सब ऐसा जो, ठीक है, मैं अपनी वो नहीं देती हूँ आपको। पुरुषों को मुख्य रूप से बाहर के कार्य और आर्थिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाता है, ठीक है। शिक्षा और कार्य की बात करें तो पितृसत्तात्मक में क्या होता है, महिलाओं का करियर सीमित होता है, ठीक है। शादी के बाद उनको अपने करियर के सोचने का कोई अधिकार नहीं होता है, वो तो डिपेंड करता है कि आपका कैसा मिला है ससुराल वगैरह, तो उस पर डिपेंड करता है कि आप करियर बना सकती हो या नहीं बना सकती हो, ठीक है। मतलब और इसके साथ ही उच्च शिक्षा में प्राथमिकता नहीं जाती, तो महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता कम हो जाती है, क्योंकि वो क्या होती है, डिपेंड होती है पुरुष पे, ठीक है। तो क्या होगी, डिपेंड होंगी तो क्या होगा, पैसे ही नहीं रहेंगे, बिना पैसे के कौन क्या चीज़ ला गया, ठीक है। तो आर्थिक स्वतंत्रता वो खो देती है। कानून और नीतियों की बात कर लिया आप, ठीक है। तो कानून, पितृसत्तात्मक समाज में जो कानून और नीतियाँ होती है वो भी पुरुष के पक्ष में होगी, ठीक है। महिला के अधिकार में सीमित स्वतंत्रता रखी जाएगी, ठीक है। जैसे संपत्ति का अधिकार, इस टाइप के अधिकार बता रहे हैं ना, वैवाहिक अधिकार हो गए, ठीक है। मतदान का अधिकार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वैसे मतदान का अधिकार यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि पुरुष वर्ग बोल देता है कि हमें इसको मत देना है तो तुमको उसी को मत देना है, इसलिए बोला जाता है ऐसा, ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज में।
ठीक है। जैसे उसमें उदाहरण भी दिया है कि कई पारंपरिक समाजों में विवाह के बाद महिलाओं को अपने पति के परिवार के साथ रहने और उनकी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने की अपेक्षा होती है। और संपत्ति के मामले में महिलाओं को उनके पति या पिता के अधीन माना जाता है। ठीक है, मतलब जो भी उनके पति का रहेगा या पिता का रहेगा उसके अधीन ही उनकी मतलब जीवन निर्वाह करना है। ठीक है, तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रभाव महिला की स्वतंत्रता, अवसरों, अधिकारों को भी सीमित करता है, जिससे समाज में लैंगिक असमानता बढ़ती है। इसे सुधारने के लिए कानूनी सुधार, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। यहाँ पे उसके उपाय भी आ जाएं। आप है ना, अगर किसी चीज़ की वो लिख रहे हो तो उपाय भी लिख सकते हो। अगर परिवार शिक्षित है, ज़रूरी नहीं है कि वो महिला को उतनी मतलब महिला के अधिकारों को सीमित करता है, उससे भी पूछा जा सकता है। शिक्षित परिवार में होता है ऐसा। सामाजिक भूमिका की बात करें, ठीक है, तो सामाजिक भूमिका में भी महिला अगर शिक्षित है तो वह घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर बाहर भी काम कर सकती है। कानून और नीति की बात करें तो अगर शिक्षा की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की जब उसको पहचान है कि लोकतंत्र हमारा क्या बोलता है, लोकतंत्र ने जब हमको स्वतंत्रता दी, समानता दी, मतदान का अधिकार दिया, राजनीतिक अधिकार जो दिए हैं, तो लोकतंत्र ने लिख के दिया है कि क्या ये पुरुष को दिया जाएगा, ये स्त्री को दिए जाएंगे? नहीं लिख के दिया ना। तो जब स्त्री शिक्षित होगी तो उसको पता होगा ये तुम मेरे को देने वाले अधिकार नहीं हो, ये अधिकार तो मुझे जब देश स्वतंत्र हुआ था उसी समय मिल गए थे। ठीक है, तो ये क्या है, ये शिक्षा का काम है। ठीक है, और इससे मतलब कानून नीतियाँ समझेगी तभी तो अपने अधिकार प्राप्त कर पाएगी। अधिकार तो प्राप्त है, अपने अधिकारों को पहचान पाएगी। ठीक है, तो ये हम उसके उपाय भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, पितृसत्तात्मक व्यवस्था के गुण और दोष की चर्चा कीजिए। अच्छा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था के गुण भी होते हैं। क्या गुण होगा? संगठन में स्थिरता रहती है। ठीक है, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाजों में पारंपरिक भूमिका स्पष्ट होती है, जिससे परिवार और समाज एक निश्चित संगठन और स्थिरता बनी रहती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर एक घर में दो शेर रह रहे हैं, है ना, तो क्या होता है, दोनों एक इधर जाता है एक इधर जाता है। स्पेशली जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो कभी एक दूसरे के पक्ष में बहुत रेयरली बोलते हैं। ठीक है, 1 साल तक ठीक है, 2 साल तक ठीक है, तीसरे साल तो अपनी रास्ता चेंज हो ही जाता है। मैक्सिमम में यही होता है। ठीक है, तो जब सत्ता किसी एक के हाथ में होगी तो उसके निर्णय जो होंगे वो इसको मानने पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, परिवार में स्थिरता बनी होती है। ठीक है, उत्तरदायित्व का निर्धारण। जब पितृसत्तात्मक व्यवस्था है तो जिम्मेदारियों के स्पष्ट विभाजन होता है। ठीक है, जिससे जो कार्य है वो कुशलतापूर्वक होता है। मतलब सभी अपना अपना एक्सेप्ट करते हैं। उत्तरदायित्व का निर्धारण मतलब है सभी ने अपना अपना कार्य एक्सेप्ट किया है कि भाई बाज़ार से कौन सामान लाएगा, भाई लेके आएगा, घर के काम में कौन झाड़ू वाड़ू कौन लगाएगा, बेटी लगा देगी, खाना उसकी मम्मी बना देंगी। ठीक है, और किराना वगैरह पिताजी ले आएंगे। तो इस प्रकार के क्या है, सभी के उत्तरदायित्व बटे हुए हैं और सभी ने इस पर सहमति दी है कि हाँ हम ये काम करेंगे। ठीक है, सामाजिक संरचना है तो यह व्यवस्था एक मजबूत पारिवारिक संरचना को बनाए रखती है, जहाँ परिवार के मुखिया के रूप में पुरुष का आदर किया जाता है, उसके निर्णयों का पालन होता है। ठीक है, कुल मिला के देखिए, अगर हम इसको परिवार न मानते हुए मान लीजिए एक नेता है, एक नेता जब खुद एक नेता होता है उसके अधीनस्थ होते हैं। ठीक है, तो अधीनस्थ कब साथ में रहेंगे, भले इन दोनों में नहीं बनती है, पर जब नेता उनको रखना चाहता है तो वो साथ में रहेंगे। समझ रहे हो, एक संगठन को बनाने में एक नेता का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था क्या करता है, परिवार को बांधे रखने में सहायक है, क्योंकि किसी एक का निर्णय तो होना चाहिए। क्लियर, तो ये हमारी सामाजिक संरचना बनाता है। दोष क्या होंगे, अभी दोष ही दोष पढ़ के आए हम लोग। लैंगिक असमानता होती है, महिलाओं को अधीनस्थ रखा जाता है। शिक्षा रोजगार की बात करें तो महिलाओं के प्रति मतलब उनके करियर को सोचा ही नहीं जाता है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती है। स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करें तो महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो क्या होती है, मतलब वो दिन भर अगर काम भी करे, थक भी जाए तो कोई इस पर इतना ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर पुरुष को थकान हो रही है तो बाकायदा उसके लिए मतलब जो भी मेडिसिन वगैरह है या फिर जो भी आप महिला कर सकती है, मतलब जो वही हल्दी का दूध, नहीं तो इसका आयुर्वेदिक, न ये न वो सारे तामझाम किए जाते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति किसी महिला की होती है तो उस पर सामान्य रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है। और मेन चीज़ तो ये है कि महिला अति होने के बाद ही बताती है कि मुझे ऐसा हो रहा है। बाकी तो उसे तो लगता है कि मैं इतना सहन कर सकती हूँ, इतना सहन करने के बाद मैं काम कर लूँगी। ठीक है,
निर्णय लेने में भेदभाव है, ऑब्वियस सी बात है कि महिला के निर्णय को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। ठीक है, संस्कृति और परंपरा का बोझ है, तो महिलाओं पर पारंपरिक भूमिकाएं बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उन पे कर्तव्यों का बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है, उनका व्यक्तिगत जो इच्छा है, वो जो बनना चाहती है, वो जो विकास है, वो सब क्या होता है, बाधित हो जाता है, बाधाएं आने लगती है बीच में सब। ठीक है, तो ये क्या हो गया है भैया, हमारा अवगुण हो गया है। जब हम किसी भी आंसर का गुण और अवगुण लिखते हैं तो हमको चाहिए कि हम उसका निष्कर्ष लिखें। तो निष्कर्ष क्या हो सकता है कि पितृसत्तात्मक एक पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों का प्रभुत्व होता है, महिलाओं को अधीनस्थ भूमिका में रखा जाता है। इससे कुछ गुण हो सकते हैं जैसे संगठन स्थिरता, लेकिन कई दोष भी है जो महिलाओं की स्वतंत्रता, अवसरों और अधिकारों को सीमित करते हैं। तो इसे सुधारने के लिए हमें शिक्षा, कानूनी सुधार और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। ठीक है, तो एक्चुअली में इससे क्या होगा, कानूनी सुधार और सामाजिक जागरूकता आएगी। तो अगर महिला भी सामाजिक जागरूक है तो वो भी कहीं ना कहीं प्रयास करेगी परिवार न टूटे। ठीक है, तो वो सामाजिक जागरूकता इसके अंतर्गत आएगी। कानून सुधार मतलब उसका कोई हनन, मतलब बोल सकते हैं उसके अधिकारों को कोई वो न कर सके, शोषण न कर सके। ठीक है, और शिक्षा क्या होगी, शिक्षा बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए ताकि वे अपने बच्चों को भी उसके अनुरूप व्यवहार करना सिखा सकें, क्योंकि शिक्षा का मेन काम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। तो एक महिला का पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिंग भेद को दूर करने के उपाय उदाहरण सहित समझाइए। अब मेरे को आप बताओ, अगर मैं आपको सिर्फ इसमें ये बता दूं कि लिंग भेद को दूर करने के ये उपाय है, तो आप उदाहरण मन से बना लोगे क्या? इसलिए एक बार इसको सुन लो। ठीक है, तो लिंग भेद को दूर करने के लिए समग्र और ठोस उपायों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या हो सकते हैं, अब भी हमने उपाय पढ़े, शिक्षा हो गया, कानून सुधार हो गया, जागरूकता हो गया, सामाजिक संरचना हो गया। मतलब ये 4 वर्ड को तो अपने को क्या करना है, रट लेना है। शिक्षा, कानूनी सुधार, जागरूकता, सामाजिक संरचना, लिख लो। ठीक है, अब उसके अंतर्गत हम कर लेंगे। क्या है, शिक्षा में क्या करोगे, ये लो, शिक्षा में ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति या स्कूल बस की सेवा व्यवस्था की जा सकती है ताकि वो बिना बांधा के स्कूल चले आओ। कानूनी सुधार में क्या करोगे, समान वेतन अधिनियम लागू किया गया है, पुरुष और महिलाओं के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है। ठीक है, जागरूकता अभियान में आप क्या करोगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, लड़कियों की शिक्षा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करके समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया है। महिला के लिए रोजगार के अवसर कैसे करा है, मातृत्व अवकाश दिए जाते हैं ना, कई कंपनियों में दिए जाते हैं। ठीक है, और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दिए जाते हैं, डे केयर सुविधाओं को दी जाती है। ठीक है, ताकि महिला परिवार और करियर दोनों में संतुलन बना सके। पारिवारिक और सामाजिक समर्थन दिया जा सकता है, जैसे परिवार में माता पिता अपनी बेटियों को भी उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको भी अपने सपने देखने या उनके सपनों को भी समर्थन देना चाहिए। ठीक है, समान अवसर की नीति, मतलब कुछ देशों में कंपनियों में निदेशक मंडल में महिलाओं को न्यूनतम संख्या सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाया गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम उनको समान अवसर भी दिया जाता है। जैसे हमारे शासकीय में देख लीजिए, तो भैया अपने शासकीय मध्य प्रदेश में जैसे पंचायत की बात करें तो उसमें 50% महिला होना चाहिए। ठीक है, सॉरी 50 नहीं 1/3 है ना, तो इतनी महिला होना चाहिए। ठीक है, तो ये से हम कर सकते हैं लिंग भेद को दूर। तो लिंग भेद को दूर करने के लिए शिक्षा, कानूनी सुधार और वो चीज़ को रिपीट कर दिया। नेक्स्ट आता है शैक्षिक समानता को बढ़ाने के लिए परिवार एवं धर्म किस प्रकार सहायक है। परिवार क्या करेगा, हेडिंग पढ़ो, शिक्षा को प्रोत्साहन। ठीक है, दोनों को समान रूप से दे दो। समझ में आया है क्वेश्चन, लैंगिक समानता को बढ़ाना है। जब शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जब बच्चा शिक्षित होगा तो वो भी चीज़ों को डिफरेंस करना सीखेगा। ठीक है, समाज में परिवर्तन होना चाहिए। परिवार लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने और समान अवसर प्रदान करने के लिए समाज को एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, ये देखिए, जैसे समाज में माता पिता अपने बेटों को ये सिखा सकते हैं कि घरेलू काम करना सिर्फ महिला का काम नहीं है, उन्हें भी घर के कामों में भागीदारी करना चाहिए। ठीक है, ये सब परिवार की भूमिका है। सब उदाहरण आपको समझाना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी समाज की भागीदारी हो गई है, समाज में परिवर्तन हो गया, सॉरी। ठीक है, संवेदनशीलता और समर्थन, यदि लड़की के साथ भेदभाव होता है तो परिवार उसे भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सकता है और न्याय की दिशा में कदम उठा सकता है। ठीक है, कि उसको ऐसा क्यों नहीं, तो परिवार खुद ही अपने बीच में ये कदम उठा सकता है। धर्म की क्या भूमिका होती है, ठीक है, धर्म भी प्रोत्साहित कर सकता है।
जैसे सिख धर्म में पुरुष और महिला दोनों को समान माना जाता है और धर्म ग्रंथों को भी इनकी शिक्षा दी जाती है, दोनों समान होना चाहिए। धार्मिक नेतृत्व की बात करें, ठीक है, तो कई धार्मिक संस्थान महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका दे रहे हैं, उन्हें धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। पहले केवल ये पुरुषों तक सीमित था, ठीक है। धार्मिक कार्यक्रम की बात करें तो धार्मिक सम्मेलन, कार्यशाला में लैंगिक समानता पर सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जहाँ पे धार्मिक शिक्षा के माध्यम से समानता का संदेश दिया जा रहा है, ठीक है। आज हम बहुत सारी महिलाएं जो है, जैसे जया किशोरी जी हो गई हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो धार्मिक कार्यक्रम से संबंधित हैं और वो देती हैं, मतलब इस प्रकार के उपदेश भी देती हैं। वैसे वो महिला के सशक्तिकरण के संबंध में ज़्यादा देती हैं, ठीक है, बिकॉज आवश्यकता ही है उसी चीज़ की। तो निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि परिवार और धर्म दोनों ही लैंगिक समानता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। परिवार अपने बच्चों को समानता के मूल्य सिखा सकता है और समाज में बदलाव ला सकता है, जबकि धर्म क्या करेगा? धार्मिक नेता जो है लैंगिक समानता के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और दोनों ही क्षेत्रों में किए गए प्रयास समाज में व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं। अब शैक्षिक रूढ़िवादिता से क्या आशा है? सॉरी लैंगिक रूढ़िवादिता से क्या आशा है? रूढ़ी मतलब जो चली आ रही है, रूढ़ी। इसमें भी वही पॉइंट लिख लेना, क्या रूढ़ियाँ चलती आ रही है कि उच्च शिक्षा कौन ग्रहण करेगा? लड़का ग्रहण करेगा। लड़कियां क्या करेंगी? घर के काम पहले सीखेंगी। और क्या क्या रूढ़ियाँ हैं? मतलब बाहर जाने के लिए, वही बाहर निकलना हो तो क्या कौन करेगा? लड़का जाएगा। लड़कियों को परमिशन की ज़रूरत है, मतलब एक बांधा जाता है लड़कियों को, ठीक है। और भी बहुत सारे इस रूढ़िवादी को बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स, उन पूर्वाग्रह मान्यता से हैं जो समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए तय की गई है, समाज ने करी है, पारंपरिक भूमिका और व्यवहारों पर आधारित होती हैं, ठीक है। ये रूढ़ियाँ समाज में गहराई से जमी होती है और विभिन्न क्षेत्रों में लिंग आधारित भेदभाव और असमानता का कारण बनती है, ठीक है। जैसे हम बात करें शिक्षा, ठीक है, शिक्षा में क्या रूढ़ी है कि अधिकतर बोलते हैं कि लड़कियों को विज्ञान या गणित में रुचि दिखाने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। वैसे तो लड़कियां अधिकतर विज्ञान ही देती हैं, पर ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई लड़का आर्ट ले ले तो उसको बहुत क्या ही बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि लड़का है तो तू मैथ्स ले, ठीक है, तू इंजीनियरिंग कर, तू मैकेनिकल ले, तू इलेक्ट्रिकल ले, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होती है, शिक्षा में रूढ़िवादिता होती है, ठीक है। जैसे अपन मैथ्स की बात करते हैं, अधिकतर बोलते हैं कि मैथ्स में लड़कियां कमज़ोर होती हैं, मैथ्स का टीचर होता है ना, मैथ्स की मैम कम होती है, ऐसा बोलते ही है ना हम। कार्यस्थल की बात करें तो यह धारणा है कि महिलाएं प्रबंधकीय या नेतृत्वकारी भूमिकाओं के लिए उपयुक्त नहीं होती। मतलब अगर कोई बात करे कि वहाँ पे उनकी नेता है, या फिर किसी का आर्मी की बात कर लें या किसी की ही बात कर लें, तो अपने दिमाग में जर्नल, आर्मी जर्नल आ गया या फिर मेजर जर्नल आ गया, तो क्या एक पुरुष ही आता है ना? क्या हमारे दिमाग में महिलाएं नहीं आ सकती? कोई महिला नहीं बन सकती क्या? ठीक है। तो ये रूढ़िवादिता है, कार्यस्थल की है। पेशेवर रूढ़िवादिता ही बोल सकते हैं इनको। घरेलू जीवन की बात भी, घरेलू जीवन में भी होता है ये चीज़ें, ठीक है। कहाँ पहुँच गए हम लोग भाई? घरेलू जीवन रूढ़िवादिता ये विचार, घरेलू काम महिलाओं की जिम्मेदारी होती है, महिलाओं को घर और करियर के बीच संघर्ष करना पड़ता है, जबकि पुरुष को, ठीक है। सामाजिक व्यवहार का क्या है? सामाजिक व्यवहार क्या है? पुरुष पर हमेशा मजबूत और कठोर रहने का दबाव रहता है, जबकि महिलाओं को अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबाने के लिए मजबूर किया जाता है कि तुम लड़की हो, लड़कियों को तो एडजस्ट करना होता है, ठीक है, और तुम लड़के हो, तुम नहीं रो सकते। मतलब इस टाइप से रूढ़िवादिता होती है, सामाजिक रूढ़िवादिता, ठीक है। जैसे एक लड़की को यह कहकर हतोत्साहित किया जाता है कि लड़कियां इतनी ज़ोर से नहीं हंसती, लड़कियां इतनी ज़ोर से नहीं बोलती हैं, ठीक है, लड़कों को नहीं रोना चाहिए। तो लैंगिक रूढ़िवादिता समाज में गहराई में से जमी मान्यताएं हैं जो पुरुषों और महिलाओं के लिए पारंपरिक भूमिकाओं और व्यवहारों को निर्धारित करती है। ये रूढ़िताएँ शिक्षा, कार्यस्थल, घरेलू जीवन और सामाजिक व्यवहार के भेदभाव और असमानता का कारण बनती है। इन्हें पहचाना और दूर करना लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब यहाँ पे मेरे को बताओ, यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हैं क्या यही हमने ऊपर ही लिखे? शिक्षा, कार्यस्थल, घरेलू जीवन, सामाजिक व्यवहार, सब ऊपर लिखा है ना। तो निष्कर्ष भी अपन अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, हम इसमें से सिर्फ 14 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, लॉन्ग आंसर्स इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। ओके,
फिर नेक्स्ट आता है भैया हमारा लिंग असमानता को कम करने हेतु कानून और राज्य की क्या भूमिका है। ठीक है, कानून राज्य की क्या भूमिका हो सकती है बताओ। कानून बनाने का काम किसका है ना, तो ये किसकी हो सकती है। लिंग असमानता को कम करने में कानून और राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रभावी कानून ढांचा और सरकारी नीतियाँ लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने और समाज में व्याप्त भेदभाव को कम करने के लिए आवश्यक है। कानून की भूमिका क्या है, जैसे समान अधिकार के कानून होते हैं। ठीक है, समान अधिकार के कानून हमको है ना, समान अधिकार का कानून है। ठीक है, घरेलू हिंसा यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून है। ठीक है, भारत में महिला हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013, ये सब भारत में लागू किए गए हैं। संपत्ति के अधिकार की बात करो तो संपत्ति का अधिकार अभी महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, पिता की संपत्ति में भी और पति की संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार देने की बात की गई है। ठीक है, जिसे हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये 2005 में है। और अभी एक और कानून आया है जिसमें जो पति होता है उसकी भी संपत्ति पर अधिकार पत्नी का होता है। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार की बात करें तो लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचना सुनिश्चित करने में कानून की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुत सारे कानून चलाए जाते हैं, योजनाएं चलाई जाती हैं। ठीक है, जो महिलाओं को स्वास्थ्य शिक्षा की देती हैं, जैसे RTA अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसमें लड़कियां भी शामिल है। ये शिक्षा की बात कर रहा है। ठीक है, राज्य क्या कर सकता है, नीतिगत हस्तक्षेप। राज्य क्या करेगा, योजनाएं बनाएगा। ऐसे कार्यक्रम या योजनाएं बनाए चाहिए जो महिलाओं को सशक्तिकरण करे। जैसे मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी ने स्टार्ट किया था। प्रशासनिक सुधार कर सकते हैं, प्रशासन में भी हम लैंगिक समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। सरकारी नौकरी की भर्ती में, सरकारी नौकरी में जैसे सरकार ने कि 33% जो है वो महिला की सीट रहेगी। ठीक है, सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाए जा सकते हैं, जिससे सुकन्या समृद्धि योजना है, वित्तीय योजना है, लड़कियों के भविष्य को प्रोत्साहित करती है। शिक्षा के लिए बहुत सारी योजनाएं जो लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, निष्कर्ष के तौर पे कानून और राज्य की भूमिका लिंग असमानता को कम करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कानून महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि राज्य नीतिगत सुधार प्रशासनाधिपति। आई बात समझ में। कानून क्या करेंगे, अधिकार और सुरक्षा देंगे, जबकि राज्य क्या करेंगे, प्रशासनिक हस्तक्षेप कर सकते हैं, जागरूकता अभियान चला सकते हैं, लैंगिक समानता को बढ़ावा देंगे। ठीक है, दोनों के संयुक्त प्रयास से क्या होगा, लैंगिक समानता स्थापित की जा सकती है। अब यौन शिक्षा क्या है, वर्तमान में यौन शिक्षा की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो यौन शिक्षा क्या होती है, उस शिक्षा को कहते हैं जिसमें संबंधित जानकारी, संवेदनशीलता, संस्कार शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, उनके यौन स्वास्थ्य के यौन संबंध के माध्यम से स्वास्थ्यपूर्ण निर्णय लेने में मदद होती है। ठीक है, जब तक आपको अपनी यौन शिक्षा का ज्ञान नहीं है तो आपको भ्रम की स्थितियाँ होती हैं। ठीक है, उन भ्रमों को दूर करने के लिए ये आवश्यक है ताकि आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें। ठीक है, तो यह शिक्षा व्यक्ति को यौन स्वतंत्रता, सम्मान और सुरक्षा के मामलों में सही निर्णय और क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, वर्तमान में यौन शिक्षा की महत्वपूर्णता यह है कि यह लोगों को यौन स्वास्थ्य संबंधों के मामले में यौन शोषण और सुरक्षा संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूक करती है। इसलिए आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी यह सिखाया जा रहा है कि बैड टच गुड टच क्या होता है। ठीक है, हमारे टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती थी, लेकिन आजकल बच्चों को भी सिखाया जाता है। अगर उनको कोई बैड टच करता है तो उनको स्पष्ट कहा जाता है कि आप ज़ोर से चिल्लाओ, नो। ठीक है, तो इस प्रकार के यौन शिक्षा बचपन से ही बच्चों को दी जा रही है। ठीक है, क्यों दी जा रही है, ताकि समाज में यौन समानता और सम्मान को प्रोत्साहित करने में मदद करती है, बच्चों और युवाओं को अपने अधिकारों के बारे में शिक्षित करने माध्यम बनाती है। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है, व्यक्ति को समझाना कि स्वास्थ्यपूर्ण संबंध क्या होता है, यौन व्यवहार में स्वीकृतियाँ क्या होती है। ठीक है, स्वीकृति होना चाहिए, मतलब अगर संबंध बनाए जाते हैं तो दोनों ओर से स्वीकृति होना चाहिए, तो ही वो स्वस्थ संबंध होता है। ठीक है, अवैध यौन संबंधों से बचाव कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा यौन शिक्षा से जागरूकता को भी प्रोत्साहित करती है और समाज में व्याप्त मिथक और जो गलत धारणाएं हैं उनको भी दूर करती है। ठीक है, तो इसलिए हमें आवश्यक है। ठीक है, पहला तो हम स्वस्थ जीवन जी सकें, दूसरा हमारा कोई शोषण न कर सकें, तीसरा हमारा खुद का बचाव हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से हम
शिक्षा जो है उसको समझा सकता है। इससे एक और चीज़ क्या होती है कि दोनों लिंग जो होते हैं, दोनों लिंग में होता है, ठीक है, तो इन दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करना सीखते हैं, ठीक है। एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होती है। जब दोनों ही शिक्षित होंगे, किसी प्रकार के मिथक या क्या बोल सकते हैं, शाय वाली चीज़ नहीं होगी, शर्म वाली चीज़ नहीं रहती है, तो वो खुल के इस चीज़ को बोल सकते हैं। आजकल अभी जो है वर्तमान इसी पे किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि इस पे क्या होता है, हम खुल के अपने विचार नहीं रख पाते हैं। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है तो नहीं बोल पाते हम उसको, ठीक है। तो ये प्राकृतिक चीज़ है, प्राकृतिक रूप से इसके स्वीकृति दी जाती है, तो इसे किसी प्रकार का शाय फीलिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है या फिर आप में किसी चीज़ की अस्वीकृति है या आपको किसी प्रकार की समस्या है, तो आपको उसे खुलकर अपने जो बड़े हैं उनको कहना चाहिए, ठीक है। नारीवाद से क्या तात्पर्य है? नारीवाद के प्रकार लिखिए, ठीक है। नारीवाद एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है, ठीक है। अब मुझे बताओ, पितृसत्तात्मकता वो आंदोलन नहीं है, वो सामाजिक व्यवस्था है। और ये वाद है ना, नॉर्मली क्या होती है, वाद एक आंदोलन टाइप का ही होता है, ठीक है। तो ये आंदोलन है जो महिलाओं के अधिकारों की समानता और समानता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इसके बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। लिबरल नारीवाद हो सकता है, ठीक है। लिबरल नारीवाद क्या होता है कि मानता है कि महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए और इसके लिए समाज में संशोधन करने की आवश्यकता है। यह आमतौर पर कानूनी और संवैधानिक सुधारों का समर्थन करता है, ठीक है। लिबरल है। रेडिकल नारीवाद क्या होता है? इसका मुख्य ध्येय होता है सामाजिक परिवर्तन और पारंपरिक संस्कृति में परिवर्तन, ठीक है। ये लिबरल है, सॉरी रेडिकल है। लिबरल क्या बोलता है? लिबरल क्या बोल रहा है? लॉ से याद कर लो, लिबरल, ठीक है, कानून और संवैधानिक सुधार की बात करता है। रेडिकल किसका बोलता है? रिचुअल्स नहीं होते हैं, रिचुअल्स, रेडिकल्स, ठीक है। संस्कृति, तो पारंपरिक संस्कृति के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन या संस्कृति के माध्यम से चेंजेस चाहता है कि महिलाओं की स्थिति सुधरे। मार्क्सवादी तो संघर्ष ही करते हैं, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण में महिलाओं के उत्थान को कार्यकर्ताओं को आर्थिक और सामाजिक संघर्ष से जोड़ा जाता है, क्योंकि मार्क्सवादी किसकी बात करते हैं? आर्थिक बात करते हैं, सामाजिक संघर्ष की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी वो यही है मार्क्सवादी कि उनको आर्थिक और सामाजिक संघर्ष लड़ना पड़ेगा, तब जाके महिलाओं की स्थिति चेंज होगी। पोस्ट कॉलोनियल नारीवाद, इसका उत्थान कॉलोनियल और उसके द्वारा दरिद्रीकृत की गई समाजों में महिलाओं को स्थान को समझना है, ठीक है। तो ये सभी प्रकार अपने अपने समाज विशेषताओं, सांस्कृतिक संदेशों, आधुनिकता के संदर्भ में विभिन्न तरीक़ों से महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में है, ठीक है, या उसके लिए कार्य करते हैं। लोकप्रिय मान्यताओं के माध्यम से लैंगिक समानता को मजबूत बनाने में मीडिया का क्या भूमिका है? लोकप्रिय मान्यता, ठीक है, लैंगिक समानता को मजबूत करने में मीडिया की क्या भूमिका है? तो मीडिया लैंगिक समानता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देख लीजिए, समझौता और संदेह का विरोध, ठीक है। तो मीडिया लोगों को लैंगिक समानता के महत्व के बारे में समझाने में मदद करता है, जिससे कि लैंगिक स्थिति के संदेह को खारिज करना और समझौतों को बढ़ावा देना, ठीक है। लैंगिक असमानता की स्थिति को खारिज करना से मतलब ये है कि लड़का और लड़की एक ही होते हैं, ठीक है। वो समझौते, मतलब हम दोनों, अगर मानव की दो वो रूप है, तो हम दोनों को साथ में मिलकर आगे बढ़ना होगा, ठीक है। प्रेरणा और आदर्श, स्वीकृति और अपनाव। देखिए, मैंने ना इसमें इतना अच्छा नहीं लिखा है आंसर। लोकप्रिय मान्यता के माध्यम से ना बहुत सारी चीज़ें मीडिया की आ सकती है, ठीक है। इसका एक मैंने दूसरा वीडियो भी बनाया है, आप चाहे तो उसे देख लीजिए, ठीक है। इसको भी पढ़ लेते हैं हम, ठीक ठाक है इसके भी, मतलब आप चाहे तो उससे ले सकते हैं। जैसे प्रेरणा आदर्श की बात करें तो उसमें जो किरदार हो सकते हैं वो प्रेरणादायक किरदारों का प्रदर्शन करके उनकी प्रेरणा और आदर्श को प्रोत्साहित कर सकता है। जैसे कुछ नाटक आते हैं, वैसे तो मैं बिल्कुल भी नाटक देखने के पक्ष में नहीं हूँ, सीरियल्स वगैरह जो होते हैं बहुत अजीबोगरीब और बहुत ही षड्यंत्र वाले बनाए जाते हैं एक्चुअल में, और मैक्सिमम क्या पूरे ही षड्यंत्र जो होते हैं वो महिलाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। अब ऐसे में पुरुष की अगर वो चीज़ कोई बच्चा या लड़का या पुरुष देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि महिलाएं जो होती हैं वो ऐसे ही होती हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो उसका किरदार निभा रही होती है और असल में वो जो महिला जो किरदार निभा रही होती है वो खुद तो अच्छी खासी स्वतंत्र
विचारों की होती है, लेकिन वो किरदार वो निभा रही है। तो इस प्रकार के जो होते हैं कुछ, ठीक है। तो कुछ जो मीडिया रहती है, पर उसमें हमको प्रेरणादायक किरदारों के प्रदर्शन किसमें हमको मजबूत करने के लिखना है, तो वही लिखना है। मीडिया लैंगिक समानता के लिए सामाजिक स्वीकृति को बढ़ाने में मदद कर सकता है। ऐसे में लैंगिक समानता को नॉर्मल और स्वाभाविक माना जा सकता है। जैसे अभी शिव शक्ति वाला आ रहा है, तो शिव शक्ति धार्मिक नाटक देखना चाहिए। धार्मिक नाटक में क्या होता है, अभी नारायण लक्ष्मी भी है, उसमें भी देखना आप स्त्री की स्थिति को बेहतर बताया गया है। शिव शक्ति में भी स्त्री की स्थिति को बेहतर बताया गया है, ठीक है। तो स्वीकृति और अपनाव होता है। जागरूकता और शिक्षा मीडिया के माध्यम से हम ऑब्वियस सी बातें शिक्षित कर सकते हैं, ठीक है। संवित्तियों के प्रति सहभागिता, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उसको आप चाहे तो पॉइंट पर लिख सकते हैं कि मीडिया उन घटनाओं और मुद्दों को उजागर करता है जो लैंगिक समानता के विरोधी होते हैं और लोगों को संवित्तियों के प्रति सहभागिता के प्रति प्रेरित कर सकता है, ठीक है। जो वो मुद्दे जिसमें किसी महिला का शोषण हुआ है या इस प्रकार के मुद्दों को मीडिया उठा सकता है। जीवन कौशल से क्या अभिप्राय है? तो जीवन कौशल क्या होता है? कौशल क्या होता है? कुछ करने का कौशल, मतलब कुछ कौशल या स्किल बोल सकते हैं जिसको हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जीवन कौशल क्या होगा? जीवन को बेहतर तरीके से जीने के स्किल, ठीक है, वो जीवन कौशल होंगे। तो जीवन कौशल वे कौशल होते हैं जो योग्यताएं, वो कौशल और योग्यताएं हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। ये कौशल व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में स्थिरता और समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये सामाजिक संबंधों में और एक व्यक्तिगत कौशल खुद के विकास में भी ये समर्थन देते हैं, ठीक है। अब आप जीवन कौशल लैंगिक असमानता को कम करने में कैसे सहायक है? अगर आप में जीवन कौशल की समझ है तो उससे लैंगिक समानता में कैसे हेल्प मिलेगी, ठीक है, वो देख लेते हैं। समझौता और समस्या समाधान कौशल होगा, ठीक है। मतलब अगर बच्चे में वो चीज़ है, जीवन कौशल की समझ है, तो क्या होगा उससे? स्थानीय स्तर पर लैंगिक असमानता के मुद्दों को समझने में आएगा उसके, ठीक है, मददगार होंगे। जो लोग लैंगिक समानता के प्रति जागरूक होते हैं उन्हें समस्याओं को समझने और समस्या का समाधान निकालने के कौशल होते हैं, ठीक है। नॉर्मली जब अपन कभी देखते हैं कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो हम उसको वही रोकते हैं ना, पता नहीं आप रोकते कि नहीं, ठीक है। सहभागिता कौशल, जीवन कौशल लोगों को यह सिखाते हैं कि वे समाज में सहभागी रूप से कैसे रह सकते हैं, एक साथ कैसे रह सकते हैं। कोई काम बंटवारे का नहीं है, तुम भी कर सकती हो, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। यह सहभागिता लोगों को संवैधानिक और सामाजिक स्तर पर बदलाव के लिए मदद करती है, ठीक है। मतलब कोई भी कार्य बोल सकते हैं, जैसे अभी एक मूवी आई है ना, मिस्टर एंड मिसेस धोनी, उस मूवी में भी यही है। मतलब वो लड़का तो उस कार्य को नहीं कर पाया, लेकिन वो जो लड़की है उसकी जो वाइफ हुई थी, उसको भी क्रिकेट का बहुत शौक था, तो उसने उस चीज़ को पहचाना। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, लोग क्या सोचेंगे या वगैरह वगैरह जो भी है, बट उसने उसकी हेल्प करी। मतलब मैं स्टोरी तो पूरी नहीं सुना सकती, ठीक है। तो इस प्रकार सहभागिता होती है, उससे बदलाव लाने में मदद होती है, ठीक है। मीडिया काफ़ी हद तक इस चीज़ को दिखाती है। सोचने के कौशल, जीवन कौशल सोचने के तरीके को बदलता है, ठीक है। लोगों में लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता आती है। जैसे जैसे आप शिक्षित होते हो, जैसे जैसे आप में जीवन कौशल आता है, आपके मन में ये चीज़ें आती है। फिर आप ये नहीं बोलोगे, मतलब बच्चों को या कोई बालक है तो उसको कुछ काम है, जैसे झाड़ू हो गया, बर्तन हो गया, तो आपको बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये लैंगिक समानता को उसको बचपन से भी बढ़ावा देगा। क्योंकि सबसे पहला फीट कौन करवाता है? परिवार कराता है, ठीक है। तो आपको बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाना चाहिए। तो ये कौशल बातचीत में समझदारी और समर्थन प्रदान करने में मदद करता है, ठीक है। मतलब देखा जाए ना, अगर आप में जीवन कौशल है, ठीक है, एक लाइन मुझे याद आई है, अगर आप में जीवन कौशल है तो आप दूसरों से बहस नहीं, दूसरों से तर्क करना सीखोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। इस प्रकार क्या है, जीवन कौशल क्या करेगा? लैंगिक असमानता को कम करने में सहायक हो सकते हैं जब ये व्यक्तिगत स्तर पर लोगों के सशक्त और समर्थन बनाते हैं। लैंगिक असमानता को कम करने के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत अच्छे से लिखा है, इसको तो आप एज इट इज रट लेना, ठीक है। तो भारतीय संविधान में क्या क्या है? भारत के संविधान में लैंगिक असमानता को कम करने के लिए महिलाओं को समान अधिकार और अवसर प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है।
जिससे क्या हुआ है, महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का सुनिश्चित हुआ है। सबसे पहले अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 15(3) इसके तहत राज्य की महिलाओं और बच्चों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 16 समान अवसर का अधिकार, 16(4) भी इससे संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार बहुत बड़ा है, ठीक है। व्यक्ति खुद जो चाहता है उसे अधिकार है कि वो ऐसा करे, ठीक है। अनुच्छेद 39 ये जो है नीति निर्देशित तत्व है, राज्य का कर्तव्य है, ठीक है, कि पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन और समान कार्य के अवसर सुनिश्चित करें। अनुच्छेद 39 को क ख ग घ में बांटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 42 जो है वो निर्देश देता है अनुच्छेद 42 काम की उचित और मानवाधिकारी परिस्थिति के प्रावधान करता है। अनुच्छेद राज्य को यह निर्देश देता है कि वह काम की उचित और मानवतावादी परिस्थितियों का प्रावधान करे और मातृत्व राहत प्रदान करें, अनुच्छेद 42 में, ठीक है। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि प्रत्येक नागरिक कर्तव्य की महिलाओं के सम्मान और गरिमा को बनाए रखें, ठीक है। 51A में दिया है, मौलिक कर्तव्य है हमारा ये। उसके बाद अनुच्छेद 243D और 243T, ठीक है। तो पंचायती राज्य में और नगर पालिका में, ये 243D है ना, उसमें पंचायती राज्य में और ये नगर पालिका में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। पंचायतों नगर पालिका में महिलाओं की सीटों के आरक्षण को सुनिश्चित करता है, ठीक है, जिससे कि महिला के राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी हो सके। क्लियर है, बहुत सारे अनुच्छेद हो गए, बहुत अच्छा है इसका आंसर। तो इसको आप ऐसे ही रख लीजिए, ठीक है। कौन कौन सा अनुच्छेद है थोड़ा बहुत याद हो तो, अनुच्छेद 14 से स्टार्ट हुआ है, 15 है, 15(3) है, 16 है, 16(4) भी है, ठीक है, 29 है, 42 है, फिर 243D है, 243 D है, ठीक है, और फिर 243T है, उसके बाद 51A है, ठीक है, 45 भी है, 45 इसमें नहीं लिखा है मैंने, 45 भी है, ठीक है। मातृत्व सुविधा देती है वो भी, अपन इसमें वो भी लिख सकते हैं ना, निःशुल्क शिक्षा भी का भी तो है, निःशुल्क शिक्षा के सार्वभौमिकरण की जब हम बात करते हैं, ठीक है, हमारा मौलिक अधिकार 11वां नंबर का, ठीक है। इसके बाद 21 का A जो है 21 का, वो भी तो निःशुल्क शिक्षा की बात करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की, है ना, और ये भी प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करता है। तो कहीं ना कहीं ये लैंगिक समानता को ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस प्रकार के अनुच्छेद हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए 243DT, ठीक है। अब है सबसे लास्ट क्वेश्चन और 43 मिनट होने में आ गया। B.Ed पाठ्यक्रम में लिंग, विद्यालय और समाज विषय क्यों रखा गया है? बताओ क्यों पढ़ रहे हो आप लोग ये? आप लोग भावी शिक्षक हो, आपको क्या लगता है कि आप अपने बच्चों तो नहीं, मतलब वो आपके बच्चे हुए ना जिन्हें आप पढ़ा रहे हो, क्योंकि आप तो उनकी दूसरी सीढ़ी हो, पहली सीढ़ी तो परिवार है, दूसरी सीढ़ी में आप, ठीक है। क्योंकि बच्चा जो आपसे पढ़ता है, मतलब बच्चा अगर पढ़ रहा है तो वो सोचता है कि आपको सब आता है, तो आपका ही अनुसरण करता है ना। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ हमारे लिए। तो अब पढ़ लेते हैं इसका आंसर। आप कैसे लिख सकते हो? B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन पाठ्यक्रम में लिंग, विद्यालय और समाज विषय को शामिल करने के कई महत्वपूर्ण कारण आवश्यकताएं हैं। शिक्षकों को लैंगिक समानता के महत्व शिक्षक को भी समझना ज़रूरी है, उसमें सकारात्मक बदलाव लाना ज़रूरी है, ठीक है। लैंगिक समानता, ठीक है, लैंगिक समानता, संवेदनशीलता बढ़ाना, ठीक है, मतलब जो शिक्षक है उसको भी लैंगिक संवेदनशील होना चाहिए ना, उसको संवेदना होना चाहिए, दोनों में विभेद पता होना चाहिए, किसकी क्या आवश्यकता है ये पता होना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए, दोनों में विभेद पता होना चाहिए कि इन दोनों में अंतर क्या है और दोनों की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक है। तभी तो वो उनके प्रति संवेदनशील होगा, जागरूक होगा, ताकि वह अपने छात्रों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार कर सकें, ठीक है। लैंगिक भेदभाव को कम किया जा सकता है, सभी छात्रों को समान अवसर मिल सकता है, समान शिक्षा के अवसर प्रदान कर सकता है, ठीक है। दोनों को ही समान शिक्षा अधिकार रखता है,
मतलब अगर वो 10th के बाद कोई विषय चूज़ करना चाहे, शिक्षक से पूछे किस क्षेत्र में क्या है, तो वो शिक्षक नहीं बताएगा कि इस क्षेत्र में चले जाओ। डिपेंड्स ऑन योर हॉबी, आपको क्या करना पसंद है, आपको उस क्षेत्र में जाना चाहिए। अगर आप लड़के हो और आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो आप आर्ट में जाइए, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में जाइए, ठीक है। अगर आपको मतलब डिपेंड्स ऑन योर ड्रीम, आप आगे क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप स्वयं को कहाँ देखते हैं, तो वो शिक्षक से पूछते हैं ना सभी। लिंग विद्यालय और समाज विषयों में शिक्षक को उन तरीकों और नीतियों से परिचित कराता है जो छात्रों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने में सहायक होते हैं, ठीक है। लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ते हैं, कोई किसी प्रकार के पूर्वाग्रह शिक्षक में नहीं होना चाहिए, उसको तैयार होना चाहिए कि ये सब रूढ़ियाँ हैं। शिक्षक को तर्कशील बनाता है ये, ठीक है। व्यवसाय को व्यक्तिगत विकास के लिए ज़रूरी है, शिक्षकों के लिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के हिस्से के रूप में लैंगिक मुद्दों की समझ होना आवश्यक है, ठीक है। इससे वे अपने छात्रों के बीच लैंगिक समानता की भावना को प्रोत्साहित कर सकते हैं और सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर एक शिक्षक ही खुद रूढ़िवादी भावना से ग्रसित है तो वो अपने बच्चों, अपने छात्रों को क्या सिखाएगा, ठीक है। समाज में परिवर्तन, शिक्षक का बहुत बड़ा हाथ होता है समाज में परिवर्तन लाने में, क्योंकि समाज की एक पीढ़ी को वो पढ़ा रहा है जो समाज को आगे जाके चलाने वाली है, ठीक है। तो शिक्षक समाज के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उनकी भूमिका समाज में परिवर्तन लाने में अहम होती है। लिंग विद्यालय समाज विषय शिक्षकों को यह सिखाता है कि अपने छात्रों के माध्यम से समाज में लैंगिक समानता का संदेश कैसे फैलाए, परिवर्तन कैसे लाएं, ठीक है। कानूनी और नीतिगत ज्ञान, इस विषय के अंतर्गत शिक्षक, हम इस विषय में पढ़ रहे हैं ना, हमारी नीतियाँ पढ़ रहे हैं, कानून पढ़ रहे हैं, तो शिक्षक को हमको क्या पता चल रहा है, हमको जानकारी हो रही है, हम खुद भी जागरूक हो रहे हैं। इससे न केवल अपनी कक्षा में बल्कि स्कूल के स्तर को भी लैंगिक समानता की आवश्यकता के कदम उठाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। ओके, तो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। समावेशी शिक्षा मतलब ये होती है कि किसी आधार पर विभेद न करना, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, ठीक है, राजनीतिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, लैंगिक हो, तो किसी भी आधार पर विभेद नहीं करना। तो ये भी इसीलिए भी शिक्षक को ज़रूरी है या हमें ज़रूरी है बीएड में कि हमें इस विषय को पढ़ना चाहिए। दैट मच इज़ क्लियर टू ऑल। तो क्यों ज़रूरी है? बीएड पाठ्यक्रम में लिंग विद्यालय और समाज विषय की आवश्यकता इसलिए है ताकि शिक्षकों को लैंगिक समानता का महत्व समझे, लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने और समावेशी शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए तैयार किया जा सके। इससे न केवल कक्षा के भीतर बल्कि समाज में भी लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। इसको और मॉडिफाई करके आप अपने आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो आप इसको, अगर आपको ये रिटर्न में चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर भी, इसमें चारों के लॉन्ग आंसर के उत्तर लिखे हुए हैं, और ये रही मेरी वेबसाइट, ठीक है। इसे आप लिख लीजिए, ये मेरी वेबसाइट का नाम है, इसे आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट, ओके। सो अगर इस टाइप की और वीडियो चाहिए पेपर सॉल्व की तो मैं आपको बना दूंगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों का ऐसा रहता है कि हमको पेपर सॉल्व करना, मतलब पेपर सॉल्व पेपर चाहिए। कुछ बच्चों का रहता है कि यूनिट वाइज सॉल्व करवा दीजिए, तो आप मुझे बता दीजिए कि आपको यूनिट वाइज करना है कि पेपर वाइज करना है, जिससे कि मेरा ये स्पष्ट हो जाए कि मुझे वीडियो कहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। सो जैसा भी आपको लगे तो यू कैन कमेंट मी, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।